हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस वीडियो में सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डीएसटी डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लेंगे। एग्जाम कैसे होगा, कट ऑफ क्या रही है, प्रीवियस ईयर की कैसी रहती है, क्या कट ऑफ फिक्स है या चेंज भी हो जाती हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे आए हैं और किस तरह से उन्हें प्रिपेयर करना है, कैसे कॉपीज इवेल्युएट की जाती है, मार्क कैसे अवॉर्ड किए जाते हैं, सब कुछ। कोई क्वेरी बचेगी नहीं आपकी। पूरी वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करना कि क्वेरी है या नहीं है, ठीक है। होता क्या है, वीडियो आई कमेंट करना स्टार्ट, सर ये बता दो ये होगा या नहीं होगा। वीडियो देख लो ना, इसलिए तो बनाइए कि आपकी क्वेरी ना बचे। राइट, मैक्सिमम क्वेरी सोल्व हो जाएंगी। मुझे पता है आप कहाँ कहाँ फंस रहे हो, क्या क्या क्वेरी आ रही है, सारी क्लियर करना मेरा काम है, वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी सबसे पहले तो देखो, स्किल टेस्ट में दो टेस्ट होते हैं आपके। एक होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और एक होता है आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ठीक है। अगर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात की जाए, कौन सी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है एज पर एसएससी सीजीएल 2020 नोटिफिकेशन, ये है हमारे पास असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस एमईए एंड एएफएचक्यू, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर एग्जामिनर इन सीबीआईसी। अगर आपको इनमें से कोई भी पोस्ट चाहिए तो आपको सीपीटी को क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी एंड सीबीडीटी चाहिए तो आपको डीएसटी को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए ना ही सीपीटी मैंडेटरी है ना ही डीएसटी। अगर आपको इनमें से कोई भी पोस्ट नहीं चाहिए तो आप सीपीटी और डीएसटी को छोड़ भी देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो इन्हीं पोस्ट के लिए हमें एग्जाम देना है अगर इनमें से कोई पोस्ट चाहिए। टीयर 3 का जब रिजल्ट आता है सीजीएल का तो उसमें 4 लिस्ट निकलती हैं। पहली लिस्ट होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए, इसकी अलग से कट ऑफ आएगी। लिस्ट 2 होगी जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए, इसकी अलग कट ऑफ आएगी। लिस्ट 3 होगी सीपीटी के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो सीपीटी देने के लिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए एलिजिबल है, मतलब इन सारी पोस्ट पे सिलेक्शन के जिनके चांसेस बन सकते हैं, उनकी एक अलग से लिस्ट आती है, ठीक है। और उसके बाद एक लिस्ट 4 आती है डेटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। वो पोस्ट वो एस्पिरेंट्स जो एलिजिबल है देश, जो टीए इन सीबीआईसी एंड सीबीडीटी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, आपका चारों में से किसी ना किसी लिस्ट में नाम तो होना जरूरी है, तभी आपके आगे के प्रोसेस में सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं जो लोग सीपीटी में होते हैं, सारे के सारे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स आपको डीएसटी के लिए भी एलिजिबल मिल जाएंगे, क्योंकि सीपीटी की जो जॉब्स हैं उनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है और सीपीटी का ही एक मॉड्यूल हमारा डीईएसटी डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो अगर आप सीपीटी वाली लिस्ट में हो और आप डीएसटी वाली लिस्ट में भी हो, क्योंकि डीएसटी की कट ऑफ कम जाएगी जो ये लिस्ट जाएगी, तो आपको डीएसटी अलग से नहीं देना होता, क्योंकि सीपीटी के 3 मॉड्यूल्स होते हैं। पहला मॉड्यूल होता है वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल, जिसे हम डीईएसटी ही बोलते हैं। दूसरा मॉड्यूल होता है आपका जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, तीसरा मॉड्यूल होता है आपका जनरेशन ऑफ एक्सेल सीट, ठीक है। तो सीपीटी अगर आप दे रहे हैं तो आपको डीएसटी नहीं देना होता। अगर आपका नाम सिर्फ लिस्ट 4 के अंदर है डीएसटी वाली लिस्ट में, तो आपका सीपीटी नहीं होगा, आपका सिर्फ डीएसटी होगा, वो आपको देना कंपलसरी होगा, ठीक है। तो ये लिस्ट 3 है, ये लिस्ट 4 है, आप कट ऑफ लिस्ट 3 की ज्यादा रहेगी। अब मैं मॉड्यूल को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, जैसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी, ठीक है। इसके 3 मॉड्यूल वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और जनरेशन ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट इज नथिंग बट एक्सेल। जो पहला मॉड्यूल है ये वर्ड प्रोसेसिंग, ये कुछ और नहीं है, ये डेटा एंट्री स्किल टेस्ट की है। तो अगर आपने सीपीटी दिया तो आपको डीएसटी अलग से नहीं देना, ठीक। अगर डीएसटी आप यहाँ पे सीपीटी की कट ऑफ क्लियर करके दे रहे हैं तो इसमें होता क्या, 2000 की डिप्रेशन आपको 15 मिनट में करने होते हैं। की डिप्रेशन क्या होता है, कीबोर्ड की एक की प्रेस करना। तो आपके पास एक पैसेज आएगा जो कि ऑनलाइन स्क्रीन पे ही अवेलेबल होता है आज के टाइम पे, ठीक है। उस पैसेज को, उसमें टोटल जो की डिप्रेशन होंगे, जैसे मान लो लिखा ही इज आ बॉय, ठीक है, पैसेज में लिखा हुआ है, तो की डिप्रेशन कितने करे होंगे अगर आपने टाइप करना है, तो आप लिखोगे एच ई, फिर एक स्पेस दिया, फिर इज आई, फिर एस। तो ही इज में हमारे पास कितने की डिप्रेशन हो गए, 1 2 3 4 5 की डिप्रेशन। ऐसे लगभग 2000 की डिप्रेशन हमें 15 मिनट के अंदर एग्जाम में करने होंगे, ठीक है। अब इसके लिए 15 मिनट मिली है, और अगर आप देखेंगे, अगर मान लो आपने 6 मिनट के में या 8 मिनट में सारे के सारा जो पैसेज दे रखा वो टाइप कर दिया, तो बचे हुए टाइम में आप पैसेज को अपना रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। कुछ एरर है तो उसे सही कर सकते हैं, ठीक है। बैक स्पेस की एरो की आपकी लास्ट तक चलती रहेंगी, उन्हें सही करके करेक्ट कर सकते हैं। जो लास्ट में 15 मिनट के बाद जो पैसेज आपका सबमिट होगा,
उसे इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, 15 मिनट पूरे हैं, कितनी बार भी गलतियां करके सही कर सकते हो आप, सारी चीजें अलाउड है। ठीक, जो वर्ड पर मिनट में स्पीड की अगर मैं बात करूं तो लगभग 27 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए होगा। 27 वर्ड पर मिनट मतलब एक वर्ड में हम 5 की स्ट्रोक्स मान के चलते हैं। ठीक है, मतलब ही इज क्या हो गया, 5 हो गया ना ये, तो ये एक वर्ड माना जाएगा। 27 वर्ड पर मिनट की आपको टाइम की स्पीड चाहिए। वरना अगर से करेक्टर पर मिनट में बात करूं, 27 इंटू 5 कर दूंगा, 135 करेक्टर्स पर मिनट आपको टाइप करने होंगे वहां पे। लेकिन जब आप एग्जाम में जा रहे हैं इतनी स्पीड के साथ जाएंगे तो आपका पेपर बर्बाद हो जाएगा। आपको टारगेट करना है कि आप 40 से 50 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड लेके जाएं, जिससे कि बहुत आसानी से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, जल्दी खत्म कर लेंगे तो आप करेक्ट कर सकते हैं, कुछ वेरीफाई कर सकते हैं, कोई गलती नहीं हुई, कोई लाइन वाइन तो नहीं छूट गई। ठीक, उसके बाद क्योंकि वहां पे शोर भी होता है, जब एग्जाम में दे रहे होते हैं थोड़ी एंजाइटी भी होती है, तो जो हमारी कई बार कीबोर्ड भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा होता। राइट, आपने सॉफ्ट कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करी, वहां पे हार्ड कीबोर्ड दे दिया कि थोड़ी हार्डली प्रेस हो रही है, तो उससे स्पीड कम हो जाती है। तो वी शुड बी रेडी, थोड़ा बेहतर हमें अपने आप को करके जाना है वहां पे। ठीक है, अब आपका ये वाला मॉड्यूल अगर क्लियर हो जाता है, इसकी कट ऑफ मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपके, तो आपका ये वाला मॉड्यूल आपने दे दिया, वहां पे तो आपको पता नहीं चलेगा क्लियर हुआ नहीं हुआ। उसके बाद आपका स्प्रेडशीट मॉड्यूल होगा, जिसमें आपको एक एक्सेल, एमएस एक्सेल पे एक सीट बनानी होगी। एमएस ऑफिस आपको जनरली 2007 वर्जन देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 2010 वर्जन भी आपको मिल सकता है। ठीक है, उसमें आपको क्या जनरली लिखा ये होता है कि 2007 या उससे हायर वर्जन एसएससी वाले देंगे। वो देने को 2007 के बाद का कोई सा भी दे सकते हैं, मैक्सिमम लैब्स में आपको 2007 या 2010 ही मिलेगा। ठीक है, चांसेस 2007 के ज्यादा रहेंगे। उसमें एक एक्सेल शीट आपको क्रिएट करनी होगी, और एक थर्ड मॉड्यूल होगा आपका जनरेशन ऑफ स्लाइड्स में आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी होगी। तीनों ही मॉड्यूल्स के लिए 15-15 मिनट मिलते हैं, बीच में 15-15 मिनट का तीनों मॉड्यूल्स में आपको गैप भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, डेटा, अगर मैं बात करूं ये तो होगी सीपीटी की बात। ठीक है, अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल की कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो ही आपके स्प्रेडशीट और जनरेशन ऑफ स्लाइड चेक होगी, अदरवाइज चेक नहीं होगी। अगर इसमें वर्ड प्रोसेसिंग में फेल, तो इसका मतलब आप स्प्रेडशीट और जनरेशन ऑफ स्लाइड्स में भी ऑटोमेटिकली फेल। ठीक, डीएसटी डेटा एंट्री स्किल टेस्ट कुछ और नहीं है, ये वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल ही है इसका। अगर आप सीपीटी की कट ऑफ वाली क्लियर कर रहे हो लिस्ट, तो आप सीपीटी ही दोगे खाली। अगर आपका नाम डीएसटी में है और सीपीटी दोनों में है, तो आप खाली सीपीटी देंगे। और अगर आपका नाम ओनली डीएसटी में है, अगर खाली डीएसटी में आपका नाम है, तो आपका खाली वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल ही करवाया जाएगा, मतलब टाइपिंग ही चेक होगी। ठीक है, तो डीएसटी आपको एक बार ही देना है, ऐसा नहीं है सीपीटी और डीएसटी दोनों लिस्ट में नाम है तो 2 बार एग्जाम होगा, नहीं, सिर्फ सीपीटी होगा उस केस में। ठीक है, मान लो आप उन पोस्ट को की कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहे जिनके लिए सीपीटी को क्वालिफाई करना कंपलसरी है, तो लेकिन आपने सीपीटी पूरा दे दिया, तो जो डीएसटी का स्कोर है वो चेक किया जाएगा फॉर दीज पोस्ट। ठीक है, सीपीटी मॉड्यूल का जो डीएसटी पार्ट है, सीपीटी का जो डीएसटी मॉड्यूल है। क्लियर हो गया इतना? अब मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं कुछ वीडियोस भी बना दूंगा, एक स्प्रेडशीट के लिए और एक आपकी पीपीटी के लिए, कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन्हें कैसे बनाना है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं। सेम ही पैटर्न पे 3-4 साल से जिससे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें कोई बदलाव करा नहीं है। ठीक है, डीएसटी आपकी जो ये टाइपिंग होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है सिर्फ, यहाँ पे हिंदी का कोई प्रोविजन नहीं होता। आपका जो इंटरफेस होता है ऐसा कुछ होगा लैब का, कि यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ रहा होगा और उसे देख देख के आपको नीचे यहाँ पे टाइप करना होता है। ठीक है, जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पे दिखा होता है, जब यहाँ पे टाइप करते हैं, कोई रेड वगैरह जैसे टाइपिंग सॉफ्टवेयर में आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कि कुछ गलती लिख दिया तो रेड हो जाता है, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा आपने क्या गलती करी है वहाँ। ठीक है, स्क्रॉल बार होगा, कीज आप यूज कर सकते हैं, माउस चलेगा, आपका कीबोर्ड चलेगा, एरो की कितनी बार भी प्रेस करें। एमएस ऑफिस 2010-7 वाला वर्जन जनरली मिलता है, या 2007 से ऊपर का कोई भी वर्जन वो दे सकते हैं। ठीक है, बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है कि आपको टाइम ही नहीं मिला रिचेक करने का जो आपने टाइप किया। पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भी आप टाइप करें बहुत सावधानी से करें, कोशिश करें एक बार की में पूरा सही टाइप करें। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि 15 मिनट की जगह 10 मिनट में आप पूरा खत्म कर ले, कम से कम 5 मिनट अपना वेरिफिकेशन के लिए बचाएं। ठीक है, अगर कोई लाइन स्किप हो गई तो आप फेल होने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि एक लाइन में ही अगर बहुत ज्यादा करेक्टर्स हो गए तो आपका जो परसेंटेज एरर होगा जिसके बेसिस पे कट ऑफ निकलती है वो ज्यादा हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम बचना चाहिए रिचेक करने का, जिससे कि अगर कोई लाइन वाइन स्किप हो गई तो सब करेक्ट भी कर पाए। ठीक है, नॉइस डिस्ट्रैक्शन और एंग्जाइटी एग्जाम में मिलेगी, उसके लिए रेडी रहना है। अब अगर मैं बात करता हूँ सीपीटी की, तो इसकी कट ऑफ होती है। कट ऑफ कैसी होगी? परसेंटेज एरर, कि कितना परसेंट आप एरर करेंगे।
मतलब क्या हो गया, मान लो आपका 2000 की डिप्रेशन आपने करने, ठीक है, आपने एरर कितने में कर दिया, आपने से 50 क्या की डिप्रेशन का एरर कर दिया, तो 50 भाग 2000, 50 का एरर है कितने पे, 2000 पे, इंटू में 100% करूंगा तो मेरे पास जो परसेंटेज एरर आएगा वो 5% आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर परमिसिबल जो है वो लिखा हुआ है कि कितना होता है, एससी कैटेगरी में 7%, एसटी में 7%, ओबीसी में 7, ईडब्ल्यूएस ओए में 7, ओएच एचएच वीएच पीडब्ल्यूडी में 10, ठीक है, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 5% एरर अलाउड है। 5% से ज्यादा जैसे ही आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एरर हुआ, आप क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई। अच्छा, ये कैरेक्टर जैसे 50 मैंने ऐसे लिखा है, ऐसे नहीं होता, इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक। अगर मैं बात करता हूं, आपने मॉड्यूल 1 जो कि आपका टाइपिंग था ये क्लियर कर लिया, इसके बाद 2 मॉड्यूल बचेंगे आपके, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। मान लो मॉड्यूल 2 है आपका पावर पॉइंट और मॉड्यूल 3 है आपका एक्सेल, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है मॉड्यूल 2 एक्सेल 3 पावर पॉइंट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों मॉड्यूल आपके 100 नंबर के होते हैं, तो 200 नंबर का ये पेपर हुआ। अब टोटल आपको क्या करना होता है, 200 में से इतने नंबर लाने होते हैं कैटेगरी वाइज, इसे क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स आगे कहीं जुड़ेंगे नहीं, बट आपको मिनिमम जैसे अनरिजर्व कैटेगरी से 200 में से 120 नंबर मिनिमम लाने हैं, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस से ओएच वीएच एचएच अदर पीडब्ल्यूडी से आपको 200 में से 100 नंबर मिनिमम लाने हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए, दोनों में मिला के। ऐसा हो सकता है कि पीपीटी में आपके 80 आ जाएं और आपके एक्सेल में 42 नंबर आ जाएं, तो भी 80 जमा 42 122 हो गए, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे टीयर 1 को। 122 क्या चीज, सॉरी स्किल टेस्ट को, क्या ये चीज समझ आ गई। तो पहले ये क्वालिफाई करना है, फिर इन दोनों मॉड्यूल में टोटल 120 से ज्यादा आने चाहिए। ये आपकी डीएसटी की कट ऑफ होती है, डीएसटी की कट ऑफ वही है जो आपकी डीएसटी मॉड्यूल की सीपीटी के अंदर कट ऑफ है, ठीक है। डीएसटी एग्जाम होता है टेक्स्ट एजेंट की पोस्ट के लिए फॉर इन सीबीडीटी एंड सीबीआईसी डिपार्टमेंट। अब इवैल्यूएशन स्कीम की बात करते हैं। जैसे आपको मैं पैसेज दिखा रहा हूँ, सीजीएल 2017 में कुछ इस तरह का आपका पैसेज आया था, आप देखेंगे कोई भी ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर्स नंबर्स वगैरह आपको नहीं दिखेंगे, सिंपल पैसेज होता है ये, ऐसे एक फ्लो में चलता रहता है, ठीक है। जब होता था सीजीएल 2017 के टाइम पे, तो उस टाइम क्या होता था, आपको हार्ड शीट देते थे, उसमें देख के आपको टाइप करना होता था। अब क्या होता है, ऑनलाइन स्क्रीन पे ही टेक्स्ट आता है, तो तब पैराग्राफ वगैरह भी आते थे, अब पैराग्राफ भी नहीं आते। ये 2018 का है शायद। अगर आप देखेंगे सीजीएल 2019 का टाइपिंग पैसेज, तो सिंगल एक ही पैराग्राफ में पूरा का पूरा पैसेज आपको दे रखा था, कोई भी नंबर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको नहीं दिखेगा। ऑल्दो नंबर्स एग्जाम में बीच बीच में पूछ सकते हैं, एक आधा स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकता है, जनरली सिंपल पैसेज आता है, बहुत सिंपली आप इसे टाइप कर सकते हैं। तो नंबर की पैड पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, टाइपिंग सीखते टाइम स्पेशल कैरेक्टर्स की ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है। जनरल एक ही पैराग्राफ जनरली पूछा जा रहा है। अभी ये सीजीएल 2019 का टाइपिंग पैसेज है, सीएचएसएल 2019 का टाइपिंग पैसेज आप देखेंगे जो रिसेंटली हुआ था, उसका भी एक ही पैराग्राफ में पूरा कुछ दे रखा है। सीएचएसएल 2020 का भी स्किल टेस्ट हो गया है, उसके अंदर जो टाइपिंग आया था उसके अंदर भी एक ही पैराग्राफ में सब कुछ कंटेंट दे रखा था, इसी तरह का आपका पैराग्राफ था, ठीक है। तो इस तरह का आपका पैराग्राफ आता है, ये चीज क्लियर हो गई। बाकी कुछ गाइडलाइंस दे रखी थी, रिवाइज गाइडलाइंस, वो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये सीएचएसएल की गाइडलाइन है, ठीक है, जो अभी हुआ था। सीजीएल में भी सेम गाइडलाइन फॉलो होगी। सीजीएल में सिर्फ इंग्लिश में होता है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कहीं इंग्लिश और हिंदी लिखा हो तो आपको सिर्फ इंग्लिश ही फॉलो करना है सीजीएल के लिए। कोई भी पैराग्राफ जब नया स्टार्ट होगा तो वहां पे कहा है कि आपको टैब की प्रेस करनी है, अगर टैब की प्रेस नहीं की तो एक हाफ मिस्टेक होगी, हाफ मिस्टेक अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। कोई भी पंचुएशन मार्क होगा, जैसे कोमा हो गया आपका या ये हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क, इनके बाद एक सिंगल स्पेस आपको देना है, फुल स्टॉप के बाद एक सिंगल स्पेस आपको देना है, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपको पैसेज में टाइप नहीं करनी, ठीक है। अब फुल मिस्टेक और ये हाफ मिस्टेक क्या होती है, ठीक है। फॉर एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर, कोई भी वर्ड आप लिखना भूल गए या फिगर आप लिखना भूल गए तो वो फुल मिस्टेक मानी जाएगी। जैसे मैंने लिखा ही इज अ बॉय, ठीक है, मान लो आपने लिखा ही इज अ बॉय की जगह ही इज बॉय, या ही इज भी नहीं लिखा, चलो आपने, मैं कहता हूं आपने लिखा ही, आप इज लिखना भूल गए, आपने लिखा ही आ बॉय, ठीक है। आपने क्या करा है, एक वर्ड को मिस कर दिया, ओमिट कर दिया, तो ये फुल मिस्टेक माना जाएगा। फुल मिस्टेक क्या होगी, देखो ही के साथ एक ब्लैंक काउंट होगा, इसके बाद एक ब्लैंक है, ए के बाद एक ब्लैंक है,
तो इज कंप्लीटली आपने कितना मिस कर दिया, क्या इतना पार्ट मिस कर दिया, 3 करेक्टर्स। तो यहाँ पे ये 3 करेक्टर्स की मिस्टेक मानी जाएगी फुल मिस्टेक के तौर पे। और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 करेक्टर्स हो गया, तो ये फुल मिस्टेक है। अगर ये हाफ मिस्टेक होती तो इसके आधे मिस्टेक माने जाते, 3 करेक्टर की जगह 1.5 करेक्टर की मिस्टेक होती अगर हाफ मिस्टेक होती, जो हम नीचे देखेंगे। तो एक वर्ड को अगर आपने या फिगर को ओमिट कर दिया तो वो फुल मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है, आपने क्या करा, कुछ इज की जगह आपने लिख दिया चलो वॉज, तो ये भी एक फुल मिस्टेक मानी जाएगी, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर, जैसे यहाँ पे लिखा था ही इज अ बॉय, आपने लिख दिया ही इज अ गुड बॉय, तो आपने गुड को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ना, गुड और उसके साथ एक स्पेस भी ऐड होगा, तो 5 कैरेक्टर्स की आपकी यहाँ पे ये फुल मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटिशन और एडिशन और ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर्स, जैसे द वर्ड स्पेलिंग की स्पेलिंग आपने सीपलिंग लिख दिया, कुछ अलग लिख दिया, तो ये भी फुली मिस्टेक मानी जाएगी, स्पेलिंग ही पूरी गलत कर दी आपने। राइट, उसके बाद इनकम्प्लीट वर्ड, हाफ वर्ड्स अगर आप लिखते हो तो भी ये फुल मिस्टेक मानी जाएगी। जैसे आपको हिज अ गुड बॉय लिखना था, आपने लिख दिया ही इज जीडी बॉय, तो जीडी लगाया आपने, 2 ओ खा गए, तो वर्ड ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये भी आपका कंप्लीट मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है, तो मान लो आपने लिखा ही इज अ गुड बॉय लिखना था, ही इज अ जीडी बॉय, तो यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स लिखने थे आपने, यहाँ पे कुछ खा गए आप, तो पूरा वर्ड गलत माना जाएगा, 5 कैरेक्टर्स की मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हाफ मिस्टेक्स क्या होंगी, जैसे स्पेसिंग एरर, जैसे लिखा है यहाँ पे आई होप, अगर आपने एक साथ लिख दिया, आप आई के साथ क्या आना चाहिए था, आई स्पेस होप आना चाहिए था। ठीक है, आपने एक साथ मर्ज कर दिया, स्पेस लगाना भूल गए, तो ये हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। हाफ मिस्टेक कितनी होगी, जैसे आप देखेंगे आई होप, और यहाँ पे आई के साथ एक ब्लैंक, होप के साथ एक ब्लैंक, तो कितने कैरेक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, फुल मिस्टेक होती तो 7 की मिस्टेक मानी जाती है, यहाँ पे हाफ मिस्टेक है तो 7 भाग 2 3.5 कैरेक्टर्स की मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ज्यादा स्पेसेस दे दिए तो भी आपकी मिस्टेक काउंट की जाएगी। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन कर दिया, ठीक है, जैसे आपको लिखना है गोड, गोड क्या होता है, जीओडी, कैपिटल जी बनाते हैं, अगर आपने स्मॉल जीओडी लिख दिया तो कैपिटलाइजेशन मिस्टेक हो गई, तो गोड और उसके बाद एक स्पेस, 4 कैरेक्टर्स हैं तो 2 कैरेक्टर्स की मिस्टेक मानी जाएगी, हाफ मिस्टेक। पंचुएशन एरर भी हाफ मिस्टेक है, कोमा वगैरह लगाना भूल गए तो हाफ मिस्टेक। ट्रांसपोजिशन एरर है, ठीक है, जैसे आई होप लिखना था आपने होप आई लिख दिया, तो ये हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। पैराग्राफ एरर है, जैसे कि आपने टैब नहीं दबाया पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले, तो वो हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है, कोई भी मिस्टेक आप पेन पेंसिल से तो कर ही नहीं सकते, ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन ही सबमिट होगा, तो पेन पेंसिल का काम है ही नहीं कहीं भी। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका इस तरीके से। मान लो आपकी टोटल मिस्टेक्स कितनी हुई, आपकी टोटल मिस्टेक्स हो गई 70, की डिप्रेशन थे टोटल आपके 2000, तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3.5%। ठीक है, ये आपका परसेंटेज एरर होगा। पीछे मैंने कुछ गलती कर दी क्या, 5 भाग 2000 लिखा था मैंने, ये 5% कैसे हुआ, ये 2.5% हुआ, तो इसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, सो ये शाम तक वीडियो बनाते बनाते थक जाते हैं। चलो, अब ऐसे जैसे आपका ये हो गया, उसके बाद आपका पावर पॉइंट होता है आपका मॉड्यूल, और एक आपका एक्सेल का मॉड्यूल होता है। इसमें किस तरह से एरर्स होते हैं यहाँ पे दिखा रखे हैं। ठीक है, क्यूरेशन ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड इन द एक्सरसाइज इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब पूरी बनाने के आपके 100 नंबर हैं। ठीक है, जो आपका जो पावर पॉइंट का जो आपको बनाना होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब इस तरह की आपको क्या करनी होती है, एक पीपीटी बनानी होती, एक पावर पॉइंट, सॉरी ये एक्सेल खोला हुआ है मैंने, तो एक एक्सेल शीट आपको इस तरीके की बनानी होगी, उसका प्रिंट निकालना होता है। जनरली ये क्या होता है, एक पेज में आपका आ जाता है। ठीक है, जब अगर आपने सही मार्जिन वगैरह रखे हैं, जो फॉन्ट वगैरह बताया गया है वही यूज करा है। इसके अलावा अगर वो एक पेज से बाहर चला जाए तो आपके यहाँ पे 5 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, अगर लेआउट प्रॉपर नहीं है, ठीक है, पोजिशनिंग ठीक नहीं है, हेडिंग की, सेल्स की अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो हर मिस्टेक के आपके 2 नंबर करते हैं, मैक्सिमम 20 नंबर तक इसके काटे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, आप देखेंगे यहाँ पे स्पेस है, मतलब परसेंटेज इस कोने की तरफ राइट साइड अलाइन कर रखा है टेक्स्ट को, यहाँ पे टेक्स्ट को लेफ्ट साइड अलाइन कर रखा है, प्लांट्स, इन्वेस्टमेंट और अदर एसेट्स में।
ठीक है, यहाँ से लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म राइट मोस्ट पे हो रहा है। तो अगर अलाइनमेंट खराब हो गया, मान लो आपने अब सेल ये है प्लांट्स को बीच में लिख दिया, ठीक है, तो इस केस में अलाइनमेंट प्रॉब्लम हो गई तो इसके 2 नंबर कटेंगे आपके। ठीक, मिस्टेक्स अगर कोई डेटा एंट्री करने में ही आपने मिस्टेक कर दी, मतलब टेक्स्ट लिखना आपको प्लांट लिखना था PLANT, आपने दे दिया PLNT, तो ये भी एक एरर हो गया, इसके 2 नंबर कटेंगे। ठीक है, फॉन्ट जो कर रहा था आपको बोल्ड करना है, कहीं अंडरलाइन करना है, अगर आपने वो नहीं करा तो उसके 2 नंबर कटेंगे हर एक मिस्टेक के। देखो, करेक्ट फॉर्मेट एंड सेल वैल्यूज आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला। ठीक है, जो आपको जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये फाइनेंशियल ईयर का डेटा दे रखा है, 1 साल का, फिर उससे अगले साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा, फिर एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, परसेंट इंक्रीज डिक्रीज। तो इसमें जो ये डेटा निकल के आएगा आपके पास, ठीक है, ये वैल्यूज आपको सही डालनी है, क्योंकि अगर वैल्यू सही नहीं डालोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, उसका फॉर्मेट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो ये इसके ही आपके 50 नंबर है। तो मेन ये कि अगर आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया तो सब कुछ खत्म है। हर एक, अगर आपने फॉर्मूले बिना फॉर्मूले लगाए कोई वैल्यू निकाली, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगा के हमें 3 वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज में यहाँ पे 3 वैल्यूज निकालनी है। अगर आपने कुछ गलती कर दी, यहाँ पे सही आंसर नहीं आ रहा, तो आपके 10-10 नंबर एक सेल के लिए काटते हैं। और यही एक वो पॉइंट है जहां पे आप फेल कर जाओगे जनरली, अगर आपने फॉर्मूला भी ढंग से नहीं निकाला, जो वैल्यू निकालनी चाहिए आपकी या गलत वैल्यू आ गई, और एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर देख के पता चल जाएगा कि वैल्यू जो आनी चाहिए वो तो आ नहीं रही। ठीक है, तो गया। और जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी मैनुअल नहीं करनी, वहां पे फॉर्मूले पे भी करनी है, क्योंकि जो आप फाइल बनाओगे वहां पे वो कंप्यूटर में भी सेव रहेगी, उसका प्रिंट आउट भी लिया जाएगा, दोनों काम होते हैं। तो कंप्यूटर में अगर वो सेव रहती है तो बाद में वेरीफाई कर सकते हैं वो कंप्यूटर में भी। तो फॉर्मूला होना चाहिए, अदरवाइज नंबर कटेंगे। रॉन्ग फॉर्मेट और सेल वैल्यू फॉर कैलकुलेटेड सेल। ठीक है, फॉर्मूला के 10 नंबर है एक सेल के, और वैल्यू के आपके 5 नंबर है। चेंज इन फॉन्ट साइज इज अवेलेबल टू अकोमोडेट ऑल टेक्स्ट इन वन पेज। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं, जिससे कि सारा का सारा टेक्स्ट आपका एक ही पेज पे आ जाए। ठीक, तो वो देख लेना, बाकी फॉन्ट वैल्यू बिना चेंज करे भी एक पेज पे आ जाएगा, जो वो क्वेश्चन पेपर देते हैं वो इस हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा ये जो यहाँ पे ऑप्शन होता है ना, सेल का साइज हल्का हो तो इनिशियलाइज आगे पीछे करने का, वो आपके पास ऑप्शन होता है, वो थोड़ा मॉडिफाई करोगे। जब प्रिंट दोगे तो पेज लेआउट देखना, क्या प्रिंट प्रीव्यू देखना कैसा आ रहा है, एक पेज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो थोड़ा आगे पीछे कर देना। ठीक है, जिससे कि एक पेज में आ जाए, वरना 2 पेज में आया तो 5 नंबर आराम से आपके कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आया था, ये CHSL 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको पीपीटी, ये एक्सेल शीट बनानी थी। यहाँ पे सारी चीजें लिखी होती है कि आपका हेडिंग कौन से फॉन्ट में होना चाहिए, ठीक है, बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है, कहाँ फॉर्मूला लगा के आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, राइट अलाइन होना चाहिए, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन, ये सारा का सारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है, ये आपको अच्छी तरह से फॉलो करनी होती है। ठीक है, आपको एक हेडर डालना होता है यहाँ पे, जिसमें आपका क्या होता है, फाइल नेम मेंशन्ड होता है, इंसर्ट अ हेडर फॉर द पेज विद फाइल पाथ। फाइल पाथ होता है उसके अंदर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एंड टाइम और डेट आपका राइट हैंड साइड में आता है हेडर में। ठीक है, टेक जो आपकी एक्सेल शीट है इसका प्रिंट आउट लेना होता है आपको, A4 साइज के पेपर के ऊपर जो प्रिंट आउट होता है उसमें आपका नाम, रोल नंबर वगैरह काफी सारी चीजें आती हैं जो कंपलसरी है, नहीं आएंगी तो आपको फेल भी कर सकते हैं। फेल के एवेल्युएट ही नहीं कॉपी की जाएगी अगर आपने प्रिंट आउट निकालने के बाद अपना नाम, रोल नंबर, सिग्नेचर वगैरह उस पर नहीं डाले। ऐसे ही आपका एक मॉड्यूल होता है जनरेशन ऑफ स्लाइड्स का, CGL 2017 में कुछ इस तरीके से, तो थोड़ा स्कैंड कॉपी है तो ये थोड़ा डार्क आ रहा होगा, मे बी आप रीड ना कर पाए। इसका कोशिश करूंगा मैं टाइप करवा के एक सही फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बाकी SSC फॉर्मेट में मैंने पहले भी प्रोवाइड किया था, जैसे SSC से RTI की थ्रू कॉपी मंगा के आता है, ठीक है, वैसा अवेलेबल भी होगा टेलीग्राम चैनल पे। इसमें भी सारी चीजें मेंशन होती हैं कि आपको टाइटल कैसे ऐड करना है, सब टाइटल, इसके अलग से एक वीडियो भी बनेगी। ठीक है, जो फाइल का नेम है वो आपको SSC_ अपना रोल नंबर डालना होता है, डेस्कटॉप पे सेव करनी होती है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे भी बताते हैं, और आपको ये इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से रीड करनी होती है, उसी के हिसाब से आप ये अपनी PPT जनरेशन करते हैं। ठीक है, CGL 2018 में आप देखेंगे बहुत छोटा सा PPT का क्वेश्चन आया था। ठीक है, जनरली छोटे सबके एक लाइन के थे, बहुत कम टाइप करना था, बहुत बनाना आसान था। ठीक है, जहाँ बनाना आसान होता है तो वहाँ पे अगर हल्की सी एरर हो जाए तो मार्क्स कटने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं।
ठीक है, पावर पॉइंट का कैसे इवेल्युएट किया जाता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 100 नंबर का पावर पॉइंट मॉड्यूल होता है, एक पेज से ज्यादा पे चला गया अगर तो 5 नंबर कट जाएंगे। इम्प्रॉपर लेआउट, हेडिंग, लाइंस अलाइनमेंट वगैरह कुछ हो, या आपने नेम और रोल नंबर सही से नहीं लिखा तो उसके 2 नंबर कटते हैं। बाकी रोल नंबर एग्जैक्ट ना हो, नेम एग्जैक्ट ना हो तो उसके तो आपको कॉपी भी इवेल्युएट नहीं होती। ठीक है, जब आप एंट्री कर रहे हैं तो टेक्स्ट, नंबर्स, जो फॉन्ट साइज है वो उसी हिसाब से रखना है। बोल्ड, अंडरलाइन, उसके 2-2 नंबर हर एक चीज के होंगे। बॉर्डर के, शेप्स के, लाइंस के 5 नंबर होंगे, और जो बुलेट अगर आपने करेक्ट सिलेक्ट नहीं करी तो उसके 2 नंबर हैं हेडिंग्स के लिए। फॉन्ट साइज थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि एक ही शीट पे एकोमोडेट हो जाए इन केस ये एक शीट से बाहर जा रहा हो। ठीक है, ये CGL 2018 का पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, ये आपका एक्सेल का क्वेश्चन है CGL 2018 का। CGL 2019 का आप देखेंगे पावर पॉइंट का क्वेश्चन ये है, एक्सेल का क्वेश्चन CGL 2019 का ये है, और भी मतलब मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन पैटर्न सबका सेम ही रहेगा। तो एक जैसे से क्वेश्चन एक्सेल के लिए 2017, 18, 19 में पूछे गए, 20 में भी चांसेस ऐसे ही कुछ देंगे, और पावर पॉइंट का भी सिंपल इस तरह की स्लाइड आपको बनाने को देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे जो उस दिन जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे फुटर के अंदर उस दिन की डेट एंड टाइम डालना होता है। इंस्ट्रक्शन सारी की सारी आपको जो क्वेश्चन की शीट होती है यहीं पे दी होती है। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना होता है और यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होता है। आप देखेंगे इन्हें 98 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100, क्योंकि इनकी गलतियां बिल्कुल भी नहीं है। रोल नंबर भी ठीक है, डे नेम भी ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे रोल नंबर के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन सी बनी हुई है, नेम के आगे अंडरलाइन बनी हुई है, तो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है इसे अंडरलाइन भी करा था, तो ये चीज भी नोट करने वाली है। बाकी ये बॉक्स में होना चाहिए पूरा का पूरा, जैसे कि यहाँ पे बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, कंज्यूमर राइट इन इंडिया अंडरलाइन होना चाहिए, ये अंडरलाइन है। ठीक है, इसका फॉन्ट स्टाइल, साइज, ये सब चीजें लिखी होती हैं, इसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपको बनाना होता है। ठीक है, जो ये बाहर आउटर बॉक्स है, इस आउटर बॉक्स की जरूरत नहीं होती है, स्लाइड दिखाने के लिए वहां पे बस आपके लिए रखा जाता है। यहाँ पे सॉरी, ये आउटर बॉक्स आप चाहें तो बना सकते हैं, इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, आई डोंट थिंक ये ज्यादा कंपल्सरी होना चाहिए, फिर भी आप आउटर बॉक्स बना देना। ठीक है, इनकी कॉपी में भी आउटर बॉक्स है जो इन्होंने लिखी है, तो आप भी एक आउटर बॉक्स भी ऐसा बना देना जिसके अंदर ये पूरा का पूरा हो आपका। ठीक, अगर मैं एक्सेल की बात करता हूँ, इसमें डेटा एंट्री बहुत अच्छे से करना, क्योंकि डेटा एंट्री अगर आपने गलत कर दी तो हुआ क्या, जो आंसर निकलेंगे वो भी गलत आएंगे और काफी ज्यादा मार्क्स कट जाएंगे। तो ये नंबर्स वगैरह आपको बहुत अच्छे से डालने होते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज पूछा है। यहाँ पे जब आप कंडीशन देखेंगे तो एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज फॉर वैल्यूज फॉर कॉलम B to C ऑफ ईच पैरामीटर विद प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज में आपको प्लस माइनस जहाँ पे भी होगा। ठीक है, माइनस के लिए जनरली माइनस आना चाहिए, प्लस के लिए प्लस आए ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ध्यान रखना साइन यहाँ पे आना जरूरी है। ठीक है, और जब परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आएंगे तो यहाँ पे आपका साइन भी आएगा, और क्योंकि परसेंटेज ऊपर पहले से ही लिख दिया है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज का सिंबल वहां पे नहीं आएगा। मान लो यहाँ पे आपका है एक वैल्यू है 20 और 20 से वैल्यू बढ़ के मेरे पास हो गई 22, तो हमसे पूछेंगे कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज में मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा इस वाली वैल्यू में से मैं इस वाली वैल्यू को घटाऊंगा। एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा मेरा, 22 में से 20 को घटाया तो मेरा 2 का इंक्रीज आया। अगर पॉजिटिव है तो कुछ साइन नहीं आएगा। अगर मेरे पास दूसरी एंट्री ले लेता हूं, ये फर्स्ट एंट्री है, सेकेंड एंट्री है मेरे पास से 25 और ये हो गया 20, तो आप एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज जब फॉर्मूले से लगाएंगे तो आप इस वाले में से इस वाले को घटाएंगे, प्रीवियस ईयर वाले को नए वाले ईयर से घटाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आएगा 20 माइनस 25, ये आपका बनेगा -5, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे इंक्रीज कितने का हुआ है, 2 का इंक्रीज हुआ है, तो 22 में से 20 को घटाया तो 2 का इंक्रीज मिला कितने पे, 20 पे, तो 2/20 इंटू में 100 करेंगे आप तो आपको परसेंटेज में वैल्यू मिलेगी, डेट इज 10% आएगा।
क्योंकि यहाँ पे ऊपर पहले से ही परसेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिंबल लगाने की आपको जरूरत नहीं है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। अभी यहाँ पे अगर मैं देखता हूं 25 से 20 हो गया तो डिक्रीज हुआ है कितने का, 5 का। कितने पे, 25 पे, पहले 25 था, इनटू में 100 करूंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास अगेन 20%। तो यहाँ पे 20 आएगा नेगेटिव का क्योंकि डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आएगा फिर -20। क्या ये चीज समझ आ गई? तो सिंबल आएंगे यहाँ पे, परसेंट का सिंबल नहीं आएगा, ये प्लस माइनस का सिंबल यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। जैसे ये वाले एस्पिरेंट है, एक एस्पिरेंट की कॉपी ने सिर्फ 81 नंबर मिले थे 100 में से, और गलती क्या हो गई थी यहाँ पे, ये 23325 लिखा, जबकि यहाँ पे जो वैल्यू थी एग्जाम में जो पूछी गई थी वो यहाँ पे 22335 थी, तो एक 2 लिखना भूल गए। जैसे 2 लिखना भूल गए तो अब हो क्या गया, फाइनेंशियल ईयर दे रखा है 2018-2019 करोड़ में, सेल बैलेंस शीट दे रखी है फाइनेंशियल 2018-2019 की करोड़ के अंदर, फाइनेंशियल 2019-2020 की बैलेंस शीट दे रखी है करोड़ के अंदर। अगर आप देखेंगे तो अगले साल का हम देखेंगे ना परसेंट कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो मैं अगले नेक्स्ट ईयर वाले में से इसमें से इसे घटाऊंगा। मैं किसमें से किसे घटाऊंगा, 2019-20 वाले में से 18-19 को घटाऊंगा, इसमें से ये घटाया तो आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू आएगी, ठीक है, तो नेगेटिव साइन आएगा। फिर इसमें से इसे घटाऊंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब ये यहाँ पे 2 लिखना भूल गए थे, 2 लिखना भूल गए जिसकी वजह से क्या हो गया, वैल्यू गलत हो गई, तो 2 नंबर तो वैल्यू गलत लिखने के कट गए। उसके बाद जब इसमें से डिक्रीज करा तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई वो गलत आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 22335 में से ये घटाते तो पॉजिटिव वैल्यू आती, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई, तो इसके पाप के 5 नंबर कट गए। फिर यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई वो गलत आ गई, ऑल्दो फॉर्मूला सही है तो फॉर्मूले के नंबर नहीं कटे, वैल्यू के नंबर कटे, वैल्यू गलत आई तो 5 नंबर कट गए आपके। फिर आप देखेंगे यहाँ पे जो परसेंटेज की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज, इसकी वैल्यू गलत हो गई तो इसके 5 नंबर कट गए, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग सही नहीं है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की, तो यहाँ पे 2 नंबर काट दिए, ठीक है। लेआउट ठीक नहीं है तो इसके 5 नंबर कट गए। लेआउट क्यों ठीक नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे पूरा का पूरा क्या है, बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर है, ये सारे बॉर्डर दे रखे हैं, इन्होंने ये आउटर बॉर्डर्स नहीं बनाए यहाँ पे, ठीक है, तो उसके नंबर कट गए। यहाँ पे पूरा का पूरा शीट में दे रखा था, एग्जामिनेशन की शीट में अगर पूरे बॉर्डर ये बना रखे हैं तो यहाँ पे बॉर्डर आपको बनाने हैं, जैसे इन्होंने बनाए हैं, इन्हें 98 मार्क्स मिले हैं के अंदर, ये वाला पार्ट दिख नहीं रहा है इनका, लेकिन 98 मिले, इन्होंने पूरे बॉर्डर बनाए हैं जैसे कि क्वेश्चन में थे, ठीक है। इन्होंने बॉर्डर नहीं बनाए तो इनके मार्क्स कट गए, यहाँ पे ऊपर वाले बॉर्डर रह गया तो 5 नंबर उसके कट गए लेआउट के, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी है। 2 तरह की चीजें होती है, अगर आपको जो हार्ड कॉपी दी जाती है वहां पे जिसे देख के आपको पूरा का पूरा बनानी होती है अपनी शीट, अगर डॉटेड लाइन है तो डॉटेड लाइन का मतलब आपको बॉर्डर नहीं बनाना, उसका मतलब जनरली यही होता है कि विदाउट बॉर्डर आपको रखना है, कि कई बार क्या होता है ये ऊपर की ये वाली चीज डॉटेड लाइन में देते हैं तो बॉर्डर नहीं बनाना। अगर डॉटेड नहीं है, पूरी प्लेन लाइंस हैं इस तरीके की क्वेश्चंस के, तो बिल्कुल सेम टाइप का आपको प्रिंट करना होता है, ठीक है, सेम टाइप का आपको पैटर्न बनाना होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये 1 2 3 4 भी कुछ लिखा है, ठीक है। ये 1 2 3 4 क्या होता है, ये रो नंबर होता है, जो कि आप एक्सेल खोलेंगे तो वहां ऑटोमेटिकली साइड में लिखा होता है, ये प्रिंट नहीं होता, ठीक है। ये 1 2 3 4 ये प्रिंट नहीं होता, ये ABCD जो है ये आपका कॉलम डिसाइड करता है कौन सा कॉलम है, ठीक है, ये भी प्रिंट नहीं होता। जो प्रिंटेबल एरिया होगा आपका वो कौन सा होगा, आपका प्रिंटेबल एरिया रहेगा ये, क्लियर है इतना। तो इस वीडियो में यही था, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा वहां पे। अगर ये जैसे ये थोड़े ब्लर हो रहे हैं, इन्हें टाइप करवा के भी कोशिश करता हूँ कि वहां पे अपलोड कर दूं, जिससे कि आपको करने में कोई दिक्कत ना, ठीक है। कंप्लीट तैयारी करने के लिए SSC एग्जाम्स के लिए आप अपने छोटे भाइयों को, बाकी लोगों को रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है अगले साल का पेपर देना, आपकी मैथ्स की तैयारी में थोड़ी कमी रहेगी, थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप मैथ्स का कोर्स लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऑल्दो आप अगर CPT देने आ रहे हो, काफी अच्छी तैयारी, आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करेंगे तो मे भी आप सिलेक्शन तक पहुंच जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख के। बाकी फिर भी किसी टॉपिक में दिक्कत हो देख सकते हो, बाकी लोगों को रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है और बाकी चैप्टर वाइज पीडीएफ का कोर्स चल रहता है मैथ्स कोर्स के साथ। अदरवाइज खाली चैप्टर वाइज पीडीएफ चाहिए इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ्स की लेटेस्ट एग्जाम्स की, तो आप देख सकते हो। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।